हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। स्वागत है आपका फिर से फैब क्लासेस में। दोस्तों, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज़ को जो है कवर करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल और फ्रूटफुल प्रैक्टिस सेशन रहेगा, जिससे आपकी रिवीजन काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हम अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? To provide information for tax assessment, to determine, analyze, and control the cost of products or services, to prepare the balance sheet for shareholders, to record all non-monetary transactions of a firm। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस जो होता है वो डिटरमाइन करना होता है, एनालाइज करना होता है और कंट्रोल करना होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस को। तो इस हिसाब से मेरे पहले क्वेश्चन के आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राइम कॉस्ट इज़ द समेशन ऑफ। देखिए, प्राइम कॉस्ट का समेशन क्या होता है? तो प्राइम कॉस्ट सिंपली होती है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन सब को मिला के जो है हमारी प्राइम कॉस्ट बनती है। तो राइट आंसर आएगा ए। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस को बना के हमें क्या आता है, हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्जन कॉस्ट इज़ कैलकुलेटेड एज। देखिए, कन्वर्जन कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वो सिंपली होती है डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री हेड्स से हमारा क्या निकल जाता है? कन्वर्जन कॉस्ट निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ फिक्स्ड कॉस्ट। इनमें से फिक्स्ड कॉस्ट की क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स, रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, कंज्यूमेबल स्टोर्स। देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है कि अगर आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उसका फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जितनी है कि उतनी रहेगी। तो इसका राइट आंसर आएगा रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। अब कैसे? देखिए, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं और आपने क्या किया कि आपके पास जो है 100 बच्चा पढ़ने आता है। तो अगर आप जो है उस जो बिल्डिंग का या उस रूम का रेंट है, आप दे रहे हो कितना? 5,000। तो एक बच्चे के हिसाब से कितना पड़ा? आप खुद डिवाइड कर लीजिए भाई, 50 रुपये पड़ा। अब आपके पास सिर्फ 10 बच्चे आ रहे हैं और आप 50 रुपये, आप 5,000 दे रहे हो, तो उन 10 बच्चों के ऊपर आपको कितना पड़ा? तो डिवाइड कर लो, तो फिर आपको वो 500 पर बच्चे पर पड़ा। ठीक है ना? तो इस हिसाब से जो है रेंट जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड रहा। ये प्रोडक्शन के कम या ज़्यादा करने से उस पर असर ऐसा हुआ है कि जितना आप ज़्यादा काम करोगे उतना जो है फिक्स्ड कॉस्ट कम होगा। ठीक है ना? ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ठीक है ना? फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो कि विद द प्रोडक्शन जो है वो कम होती है। जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना कम होगी और जितना कम करोगे वो करेगी, क्योंकि वो फिक्स्ड रहती है। वेरिएबल कॉस्ट होती है, वो विथ प्रोडक्शन चेंज होती रहती है। ओके, तो खैर उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अ कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड और चेंज बाय एनी फ्यूचर डिसीजन इज कॉल्ड। देखिए, एक ऐसी कॉस्ट जो कि आप कर चुके हो, उसको इनकर्ड कर चुके हो और अब वो रिकवर नहीं हो सकती, और अगर आप फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो उसका उस पर कोई जो है असर भी नहीं होगा। तो वो कौन सी कॉस्ट होती है? तो वो बी संक कॉस्ट होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव जो आपने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा बी, द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस्ड। मतलब इसका क्या होता है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि आपकी दो नौकरी लग गई, एक की सैलरी 10,000 है, एक की 15,000 है। सोचा आपने कि मैं 15,000 वाली करूँगा, लेकिन 15,000 वाली जॉब के अलावा आपके पास बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव क्या था? तो वो 10,000 वाली जॉब थी। आपने उसको फोरगॉन किया है, आपने उसको छोड़ दिया है 15,000 वाली नौकरी के लिए। तो वो जो 10,000 वाली जॉब है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम दूसरा क्या नाम देते हैं? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिंपली कहा जाता है चार्जेबल एक्सपेंसेस, यानी कि जो सामने हम विजिबल हम बता सकते हैं कि ये सामने सामने प्रोडक्ट के ऊपर लगता है कि भाई इस पर ये लगा हुआ है, ठीक है ना, तो वो चार्जेबल एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे अगर आप शर्ट बना रहे हो तो जो कपड़ा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, सामने पता लगता है कि भाई कपड़ा, ये जो आपने डिज़ाइन बनाया है इसके लिए जो कपड़ा लगा है वो कपड़ा लगा है, मतलब ये शर्ट बनाने में, सिंपल सी बात है, ये होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वेरिएबल कॉस्ट्स आर कॉस्ट एट। देखिए वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि, एक मिनट पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर ज़्यादा अच्छी तरीके समझ आएगा। remain constant per unit but changing in total with production volume, remain constant in total but change per unit with production volume, do not change regardless of production level, और always consider period cost। देखिए जो वेरिएबल कॉस्ट होता है ना वो कांस्टेंट होता है पर यूनिट, यानी कि अगर एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना रहे हो आप, उस पर आपके 10 रुपये लग रहे हैं, तो आप जितने भी एक्स्ट्रा बनाओगे पर के ऊपर 10 रुपये ही लगेंगे, लेकिन उससे जो टोटल प्रोडक्शन वॉल्यूम होता है ना वो जो है चेंज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट बट चेंज इन टोटल विद प्रोडक्शन वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट पता है क्या होती है? रिमेन कांस्टेंट इन टोटल, वो टोटल में सेम ही रहेगी, रेंट 5,000 है वही है, लेकिन जैसे जैसे आप अपना जो प्रोडक्शन है उसको कम या ज़्यादा करोगे वैसे वैसे पर यूनिट पर वो उसका असर पड़ेगा। ज़्यादा बच्चे पढ़ा रहे हो तो कम आपको जो है फिक्स्ड कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन अगर कम बच्चे पढ़ा रहे हो तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर लेकिन क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो ए आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इन कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपेंसेस जनरली रिफर टू कॉस्ट हुज बेनिफिट इज कंज्यूम ड्यूरिंग। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस को जनरली रिफर किया जाता है वैसे कॉस्ट जिनका बेनिफिट जो है वो कंज्यूम्ड हो गया है ड्यूरिंग, किस पीरियड के दौरान में? तो द करंट अकाउंटिंग पीरियड, जो करंट अकाउंटिंग पीरियड है उसमें उसका बेनिफिट को हमने कंज्यूम्ड कर लिया है। तो राइट आंसर आएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ होल आइटम ऑफ कॉस्ट टू अ कॉस्ट सेंटर इज नोन एज। देखिए ऐसा प्रोसेस जिसमें आप जो होल आइटम ऑफ कॉस्ट है, यानी कि जितना भी उस कॉस्ट उस आइटम को बनाने के ऊपर जो कॉस्ट लगा है उसको आपने एक कॉस्ट सेंटर में एलोकेट कर लिया है, असाइन कर लिया है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कॉस्ट एलोकेशन कहा जाता है। तो राइट आंसर आएगा बी, कॉस्ट एलोकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है विच कॉस्टिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ कंटिन्यूस प्रोडक्शन इंडस्ट्री लाइक अ सीमेंट प्लांट और ऑयल रिफाइनरी। देखिए कौन सा कॉस्टिंग मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा सुटेबल होगा एक ऐसी प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिए जो कि कंटिन्यूस बेसिस में जो है अपना प्रोडक्शन करती है, जैसे कि सीमेंट प्लांट है और ऑयल रिफाइनरी है। तो वो कौन सी कॉस्ट होगी? तो वो होगी प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा सी, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज टिपिकली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है वो कौन सी टाइप की इंडस्ट्रीज के बीच में यूज़ होती है? देखिए वो सिंपली कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग के बीच में यूज़ होती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर जो है अपना काम करते हैं। तो 12 का राइट आंसर आएगा बी। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आल्सो नोन एज सर्विस कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू। देखिए जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है जिसे सर्विस कॉस्टिंग भी कहा जाता है वो किस चीज़ पर एप्लीकेबल होगी? देखिए वो उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगी जो इंडस्ट्री सर्विस में डील कर रही है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कंपनीज और हॉस्पिटल। ओके, तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। द मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक नॉन रिपीटिव कस्टमर ऑर्डर इज। देखिए एक ऐसा मेथड ऑफ कॉस्टिंग जिसमें हम कॉस्ट निकालना चाहते हैं एक स्पेसिफिक, यानी कि एक स्पेसिफिक और नॉन रिपीटिव कस्टमर ऑर्डर, मतलब वो रेगुलर बेस पर जो है कस्टमर वो ऑर्डर नहीं देता है, ठीक है ना। और वैसे प्रोडक्ट का अगर हम कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा? तो वो होगा जॉब कॉस्टिंग, ठीक है ना। वो क्या होगा? वो होगा जॉब कॉस्टिंग। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स। देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक क्या कौन सी टेक्निक होती है? देखिए पहले तो हमें स्टैंडर्ड सेट करना होता है कि हमारा खर्चा इतना होना चाहिए, एक प्रोडक्ट बनाने में हमारा कॉस्ट जो है इतना लगना चाहिए। सपोज आप एक
कोई चीज़ बना रहे हैं आप, सपोज़ कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो एक आप पेन बना रहे हैं, तो उस पेन को बनाने में आपने लगाया कि 5 रुपये जो है आपका खर्चा होना चाहिए, या आपने स्टैंडर्ड लगाया है कि आपका जो ये पेन बनेगा 5 रुपये में बनना चाहिए। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है कि कंपेयर करना होता है कि आपने 5 रुपये बोला था कि इस पर 5 रुपये लगना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसमें कितना रुपये लगे हैं। अगर इसमें 6-7 रुपये लगे हैं तो वो आपके स्टैंडर्ड से ऊपर गई है, आपको तो सोचना पड़ेगा कि भाई ज़्यादा पैसा क्यों लगा। और अगर उससे कम पैसे लगे हैं तो इसका मतलब कि आपने एक नया मेथड निकाल लिया है जिससे आप और रिड्यूस कर सकते हैं अपनी कॉस्ट को, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विथ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट टू फाइंड वेरिएंसीज। बी आई है, डी नहीं है, एक सेकेंड, गलत। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक प्राइमरी यूज बाय मैनेजमेंट फॉर। देखिए मार्जिनल जो कॉस्टिंग होती है वो प्राइमरी मैनेजमेंट किसके लिए यूज़ करती है, तो वो करती है डिसीजन मेकिंग के लिए, जैसे कि उनको मेक और बाय डिसीजन, यानी कि उनको और ज़्यादा बनाना है या कोई प्रोडक्ट खरीदना है, इस चीज़ के लिए जो है मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, द ब्रेक इवन पॉइंट इज रीच्ड व्हेन। देखिए जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसका मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, यानी कि जितनी आपकी टोटल कॉस्ट लगी है उतनी टोटल सेल आपने कर ली है, तो उसी को कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये सिंपली हो गया टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इन मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल नहीं है, इन मार्जिनल कॉस्टिंग कंट्रीब्यूशन इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर। देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन जो होता है वो किसका एक्सेस होता है सेल्स के ऊपर, तो वो होता है वेरिएबल कॉस्ट का। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि कंट्रीब्यूशन इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, विच अकाउंटिंग कंसेप्ट स्टेट्स दैट ओनली ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन मनी शुड बी रिकॉर्डेड। तो ऐसा कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो कि बता रहता है कि जो मनी में मेजर हो सकता है हमें उसी को सिर्फ रिकॉर्ड करना है, तो वो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है। हालांकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड तो नहीं है, तो प्रिंसिपल के रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर आ गया तो चलो, हालांकि आपको आता ही था, मुझे पता है, होनहार हो आप बहुत। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन्वेंट्री इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टिपिकली इंक्लूड्स। देखिए इन्वेंट्री जो है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो टिपिकली क्या इंक्लूड करता है, तो देखिए उसमें रॉ मटेरियल भी आता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है और फिनिश्ड गुड भी आते हैं। तो राइट आंसर आएगा सी, ठीक है, ये सी है, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, लुब्रिकेंट्स एंड कॉटन वेस्ट यूज्ड इन अ फैक्ट्री आर एग्जांपल ऑफ। देखिए जो लुब्रिकेंट्स और कॉटन वेस्ट यूज़ होते हैं फैक्ट्री में वो किसकी एग्जांपल हैं, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल हैं जिन्हें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। तो राइट आंसर आएगा बी, इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, द लीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज मोस्ट सुटेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। देखिए लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आपने लेटेस्ट प्रोडक्ट लिया है उसको पहले बाहर निकालो, और फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो जो लीफो मेथड है इन्वेंट्री का वो सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन से पीरियड में होता है, तो वो होता है जब भी राइजिंग प्राइजेस हो रहे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं, तब लीफो का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा बी, 21 का, 22 का बी, सॉरी 22 है, 22 का बी, ठीक है। तो 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच डॉक्यूमेंट इज यूज टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द स्टोर रूम। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कि कितने जो मटेरियल की क्वांटिटी है वो स्टोर रूम में है, तो वो बिन कार्ड होता है। तो उसको सिंपली क्या कहा जाता है, बिन कार्ड कहा जाता है। तो राइट आंसर आएगा बी। याद रखना ये टर्मिनोलॉजीज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बन रहे हैं तो क्या इस रिलेटेड भी आ सकता है, तो याद रखना उसको बिन कार्ड कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, अ जॉब कार्ड इज यूज टू। देखिए जॉब कार्ड जो होता है उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हम उसको यूज़ करते हैं ताकि हम ट्रैक रख सकें
टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑन स्पेसिफिक जॉब, कि एक जो वर्कर है वो एक स्पेसिफिक जॉब में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके लिए जॉब कार्ड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 है द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट इम्प्लाइज दैट एसेट आर रिकॉर्डेड एट। देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट सिंपली ये कहता है कि जिस टाइम पर आपने वो प्रोडक्ट या एसेट लिया था और उस टाइम पर जो आपने मनी दी थी, जिस कॉस्ट पर आपने लिया था वही जो है आपने उसी कॉस्ट पर उस एसेट को रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। तो ये आएगा द एक्चुअल प्राइस पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है अंडर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ऑकर्स व्हेन। देखिए अंडर ऑब्जर्वेशन है, सॉरी, अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड ऑकर्स व्हेन। देखिए अंडर ऑब्जर्वेशन कब होगी? देखिए अंडर ऑब्जर्वेशन तब होगी जब जो एक्चुअल ओवरहेड हैं वो ज़्यादा हैं और जो ऑब्जर्व ओवरहेड वो कम है, यानी कि जितने होने चाहिए थे अपने उतने नहीं हुए। जो एक्चुअल ओवरहेड हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और ऑब्जर्व्ड कम है, ठीक है ना। ओवरहेड का मतलब होता है कि अलग अलग जो खर्चे होते हैं, ठीक है ना, और आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है इंटरेक्ट, ठीक है ना, लेकिन वो अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, यानी कि आपको प्रोडक्ट जो बनाने में आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, वो ऐसे ज़्यादा पड़ा हुआ है, उसका स्टॉक ज़्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन आपने उसको प्रोडक्ट बनाने में भी यूज़ जो है नहीं किया हुआ। तो इसके लिए इसका राइट आंसर आएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इनमें से फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कौन सी नहीं है? तो वो सिंपली है संक कास्ट। बाकी प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये सब फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है, लेकिन संक कास्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो डूब गई है, जिसका हमारे ऊपर कोई रेलिवेंस अब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग सजेस्ट। देखिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सिंपली ये बताता है कि हमने प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना, लेकिन जितने भी लॉसेस हैं उनको एंटिसिपेट करना है, उनके लिए हमें प्रोविजन बनाना है। तो राइट आंसर आएगा बी, एंटिसिपेटिंग नो प्रॉफिट बट प्रोवाइडिंग फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है गुडविल, पेटेंट एंड कॉपीराइट आर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए जो गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट हैं, वो इंटेजेबल एसेट्स हैं। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन फ्रेम होते हुए ये भी आ गए हैं, हालांकि आने नहीं थे ये। अ कॉस्ट शीट इज़ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू शो। देखिए कॉस्ट शीट जो होती है वो एक स्टेटमेंट होती है और वो क्या शो करती है? द डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। जितना भी प्रोडक्ट बना है उसमें जितने भी उसके टोटल कॉस्ट लगे हैं उसका ब्रेकअप, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है, डायरेक्ट लेबर कितना लगा है, डायरेक्ट जिसे कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है, डायरेक्ट लेबर कितना लगा है, डायरेक्ट ओवरहेड कितना लगा है, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है, ये सब जो है कॉस्ट शीट जो है शो करती है। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। हमने अकाउंटिंग जो है सीरीज स्टार्ट की है, इसके साथ आपको स्टैटिस्टिक्स और अकाउंटिंग और प्लस इकोनॉमिक्स की भी जो है क्लासेस मिल रही हैं। तो ये आपकी रिवीजन सीरीज़ है, तो इसको देखो, शेयर करो और देखो कि आपकी प्रिपरेशन कैसे जा रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।